आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए इस बजट में कोई नया टैक्स ना लगाया गया। हम कर्ज बुनियादी तौर पर इसलिए ले रहे हैं कि हमें माजी के कर्जों से निपटना। प्लीज ये बात समझें कि इसमें हमारा कसूर नहीं है। जो बेचारे गरीब लोग हैं, सारा बोझ इनके ऊपर गिर जाता है। सोच समझ के लॉकडाउन करें ताकि किसी तरह इकोनॉमी के पहिए भी चलते रहें। जून के वक्त में तकरीबन हम 1.5 लाख केसेस के ऊपर खड़े रहे। जुलाई के आखिर तक 10 से 12 लाख के दरमियान पहुंच सकती है। पहले तो सिर्फ वो आगाही की मुहिम चलाई गई थी, अब इंतजामी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जमहूर फरीद रईस के साथ। जहां एक तरफ कोरोना से हुकूमत निमट रही है, कोरोना के बढ़ते हुए केसेस, हमारी मईशत, ये दो चीजें ऐसी हैं जो एक डरावने ख्वाब की तरह हमारा पीछा कर रही हैं। और अब से आज ही जो असद उमर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रही, बहुत ही ज्यादा हौलनाक फिगर्स हमारे सामने, क्योंकि जो बात उन्होंने कही है कि अगर इसी तरह की सूरत हाल जो इस वक्त है, जून के वस्त तक जो 1.5 लाख केसेस की बात है और सिचुएशन अगर इसी तरह से चलती रही, अगर ये परसिस्ट करती रही, तो फिर जुलाई के अंदर ये कोई 8-9 गुना ज्यादा, तकरीबन 10 से 12 लाख की फिगर्स कोट की गई हैं। और यकीनन ये वो हुकूमती सतह के ऊपर जो केसेस आ रहे हैं, उसी का एक प्रोजेक्टाइल, एक फिगर, एक कर्व है जिसको एक एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तवक्को की जा रही है कि अगर यही हालात और वाकयात रहे तो फिर जुलाई 10 से 12 लाख एक बहुत ज्यादा आई ओपनर है। हैरान कुन तो मैं नहीं बिल्कुल भी कहूंगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड इसी तरीके की चीजें थी। आपकी लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन की बात है, आपके कारोबार, आपकी दुकानें, आपके लोग, एहतियाती तदाबीर। और जो इस वक्त एक और बात कही जा रही है कि पहले अवेयरनेस थी, आगाही थी, लेकिन अब इंतजामी कार्रवाई भी होगी। ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर हुकूमत के साथ साथ हमें भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। इसी चीज के ऊपर आज हम बात करेंगे, क्योंकि अमेरिका, ब्राजील, रशिया, इंडिया, यूके, स्पेन, इटली, पेरू, फ्रांस, ईरान, जर्मनी, टर्की, चिली, मैक्सिको, पाकिस्तान, ऐसा ना हो कि इस वक्त जो पाकिस्तान जिस पोजीशन के ऊपर है, वक्त गुजरने के साथ साथ जो हमारे पास ये नंबर्स हैं, जो स्टैंडिंग्स हैं, उसमें पाकिस्तान तेजी के साथ ऊपर आ जाए। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुकूमती जो इकदामात हैं वो दुरुस्त सम्त में है। क्या अब तक की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 2 साल मुकम्मल हुए, बजट के ऊपर भी खासी तनकीद की गई है, इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या परफॉर्मेंस ठीक रही हुकूमत की, और कोरोना से निपटने की हिकमत अमली खास तौर के ऊपर, क्या इस मामले के ऊपर वजीर आजम, उनकी कैबिनेट, जो सूबाई हुकूमतें हैं, वो दुरुस्त अंदाज से इकदामात उठा रहे हैं, या फिर इस वक्त भी इस कोरोना के मामले के ऊपर भी तजादात का हम शिकार हैं, सियासत का शिकार हैं, और इस चीज को हम शायद उस तरीके से हुकूमती सतह के ऊपर भी और अवामी सतह के ऊपर भी उतनी संजीदा नहीं ले रहे। हम इसी के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं, हाफिज तारिक महमूद साहब। बहुत शुक्रिया आपका तारिक साहब कि आप प्रोग्राम में तशरीफ लेकर आए। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी, तज्जियाकार मुर्तज़ा सोलंकी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और सीनियर सहाफ़ी, तज्जियाकार मज़हर अब्बास साहब मुझे ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया सर आपका। हाफिज तारिक महमूद साहब, आपसे मैं आगाज़ करता हूँ। इस तरह की सिचुएशन के अंदर 10 से 12 लाख की एक्सपेक्टेड फिगर अगर यही सूरत हाल रहती है, तो इंतजामी कार्रवाई भी होगी अब, क्योंकि अवेयरनेस हुकूमत ने कहा कि हम पहले दे चुके। अब तक की जो स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट की रही है, क्या आप समझते हैं कि वाकई दुरुस्त अंदाज में पीटीआई की हुकूमत कोरोना से निपट रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। एक तो ये कि स्ट्रैटेजी है कहाँ पे, कहीं एग्जिस्ट करती है, और अगर स्ट्रेटजी है तो क्या उसमें किसी लम्हे पे आपको ऐसा लगा कि उसमें कोई कामयाबी हुई है? 10 से 12 लाख की फिगर फरीद, ये वो है, ये कि ऑफिशियल फिगर है। ये वो हैं जो आप टेस्टिंग के नतीजे में आपकी एक्सपेक्टेशन है कि इतने तादाद होंगी। जो अनऑफिशियल फिगर हैं वो इससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक भी हैं और जो है वो होलनाक भी है। एक मोहतात अंदाज़ा ये है कि शायद 40 से 50 लाख अफराद ऐसे होंगे जो कि इफेक्टेड होंगे जुलाई के एंड तक। और यानी अगर यही हालात रहे तो अनएक्सपेक्टेड फिगर 40 से 50 लाख होंगी। लेकिन चूंकि आपकी टेस्टिंग कैपेसिटी इतनी नहीं होगी कि आप ये ऑफिशियल फिगर उस तरीके से कोट कर सकेंगे। ये डॉक्टर अताउर रहमान से 2 हफ्ते पहले मेरा एक प्रोग्राम था, उसके अंदर उन्होंने ये कोट, यही दोनों फिगर्स जो आज असद उमर साहब ने कोट किए, यही उन्होंने कोट की थी। और अनऑफिशियल फिगर भी डॉक्टर साहब ने कोट की थी कि जो मुख्तलिफ ज़राए से जो सर्वे हुए हैं, जो दूसरी चीज़ें हुई हैं। तो सूरत हाल इस हद तक गंभीर है
डेथ टोल आप देख रहे हैं कि एवरेज 100 के करीब लोग रोजाना अब होना शुरू हुए हैं, और ये सबको इसका अंदाजा था, जो लोग समझ रहे थे कि ये क्या। हुकूमत ने क्या किया? हुकूमत ने जिस वक्त जब कोरोना का पहला मरीज हमारे यहाँ आया और जब चीजें हुई तो फरवरी में इनिशियल स्टेज पे, जब मार्च में जब ये गए लॉकडाउन के ऊपर, तो खौफ भी था लोगों के अंदर, एक और जज्बा था लोगों की मदद का भी था। आहिस्ता आहिस्ता क्या किया कि आपने गैर संजीदगी के जरिए लोगों के अंदर से वो खौफ निकाला पहले कि जी कुछ नहीं हो रहा, कोरोना कुछ है नहीं, आम फ्लू है, घबराना नहीं है, आम फ्लू है, ये है, फलानी चीजें। आपकी नॉन सीरियसनेस ने सिचुएशन को इस कदर लाके होल्लाक कर दिया कि अब आपकी कोई स्ट्रेटेजी जो है वो कामयाब होते हुए नहीं नजर आ रही है। लोग अपना प्लाज्मा तक बेच रहे हैं, प्लाज्मा बेच रहे हैं। जो मेडिसिन की आवाज सुनते हैं कि जनाब ये मेडिसिन है, वो महंगी हो जाती है, वो शॉर्ट हो जाती है, सना मक्की जो है ना, वो कई 100 पे चली गई। हर हकीम ने अपने टोटके बेच दिए हैं सोशल मीडिया भी। किस वजह से हुआ है? क्योंकि ना जो गवर्नमेंट थी उसने एक ऐसा ओनरशिप वाला रोल नहीं लिया, पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक पेज पे नहीं लेके आए, कोई एक डायरेक्शन के अंदर सफर का आगाज नहीं किया, कोई एक ऐसी पॉलिसी जो कि कंसेंसस के साथ बनती वो नहीं बनाई, कोई अवेयरनेस की यूनिफाइड कैंपेन नहीं बनाई। आप कंफ्यूज करते रहे हैं लोगों को, सियासत होती रही है, इसके ऊपर पॉइंट स्कोरिंग होती रही है, और नतीजा यह है कि आपने ला के मुल्क को एक ऐसी जगह पे खड़ा कर दिया है जहां मईशत का हाल आपने बजट में देख लिया है, और लोगों का हाल आप जो है ये फिगर्स जो है उसकी मुंह बोलती तस्वीर है। ये आपने बड़ा पॉइंट एक जिससे इशारा किया मुर्तजा सुलगी साहब। हाफिज तारिक महमूद साहब ने जो बात कही है इस वक्त, एक तो आपके पास मईशत भी, कोरोना भी, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम हुकूमती मौक़िफ़ सुने तो हुकूमत ये कहती है कि, और वजीर आजम साहब खुद भी, जिसमें उनका बड़ा कंसर्न रहा दिहाड़ीदार तबके के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, एहसास प्रोग्राम के ऊपर बार बार हर वजीर हर मुशीर उसकी तारीफ हमें करता नजर आ रहा है। वजीर आजम साहब खुद कह रहे हैं कि जनाब ये बेहतरीन स्मार्ट लॉकडाउन है और यही मसले का हल है। अगर यही मसले का हल है तो, और ये जो प्रोजेक्टेड फिगर्स इन्हीं हालात और वाकयात को रखते हुए हम देख रहे हैं, तो क्या हुकूमत की बात सच मानी जाए या फिर जो सूरत हाल इस वक्त है, जो ग्राउंड रियलिटी है, उसको मान लिया जाए? सवाल ये नहीं है कि हुकूमत की बात को सच माना जाए या नहीं, सवाल ये है कि हुकूमत की किस बात को सच माना जाए। अगर इस हुकूमत का चेहरा इमरान खान है तो उनकी वो बात मानी जाए जो कि मार्च के महीने में उन्होंने कही थी, उनकी वो बात मानी जाए जो उन्होंने अप्रैल में कही थी, उनकी वो बातें मानी जाए जो मई में कही थी, या उनकी वो बातें मानी जाए जो अब पिछले 2-3 दिन से वो कहने लगे हैं, क्योंकि उनकी तमाम बातें जो है वो मुतजाद रही हैं। यह वही खान साहब थे जिन्होंने कहा था कि जी ये ना हो कि आपको कोई नज़ला जुकाम हो तो आप भागे भागे टेस्ट कराने चले जाएं। हुकूमत के जो मुशीर हैं सेहत के, डॉक्टर जफर मिर्जा, इमरान खान तो सियासतदान है, लेकिन जो टेक्नोक्रेटिक जो फेस हैं मुशीर सेहत जो हैं डॉक्टर जफर मिर्जा, उनकी जरा आप उन दिनों की जो शुरू के जो महीने थे उनके जो वीडियो क्लिप्स हैं वो इंटरव्यूज निकालें तो वो तो जो मास्क है उसकी भी मुखालफत कर रहे थे, जिसको कल इमरान खान लाहौर में लहरा के कह रहे थे कि ये आपकी जमानत है हिफाजत की। तो बात यह है कि आज असद उमर ने जब ये फरमाया कि हुकूमत ने अवाम की आगाही का मिशन मुकम्मल कर लिया, अब इंतजामी अख्तियार जो इक़दामात हैं वो उठाए जाएंगे, तो मैं अब जो है वो जो स्टेप्स है वो लेने का इंदिया दिया है। तो मैं हैरान और परेशान हूं कि इन्होंने कौन सी आगाही फैलाई थी सिवाय इसके कि इसको गैर संजीदगी से लिया। उन्होंने ये कहा कि ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं है। इमरान खान और उनके तमाम जो कबाल है वो ये कहते रहे कि जी ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आपके सिंध के जो गवर्नर हैं मजहर अब्बास आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या कहा कोरोना के और लॉकडाउन के बारे में, कि ये न्यूयॉर्क और यूरोप को देखकर ये उसकी नकाली कर रहे हैं सिंध वाले लॉकडाउन की। ये आप ना भूल जाएं कि उनके एक साहब जो है वो जो पीटीआई के लीडर हैं सिंध में, खुरम शेर जमान,
जो अब खुद कोरोना का शिकार हो गए हैं, उन्होंने ये टीवी पे बैठकर कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो कोरोना है वो सी कैटेगरी का है, ये बहुत कमजोर है और इसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। अब ताकत तो ताकतवर अब ताकत पकड़ रहा है सर, वो अगर वो है भी तो अब ताकतवर हो रहा है वो। लेकिन एक साथ ये भी तो सोलंकी साहब कि ये जो कहते रहे हैं हमेशा के लॉकडाउन इसलिए मुकम्मल नहीं होना चाहिए क्योंकि गरीब, दिहाड़ीदार, मजदूर, रोजाना की आमदनी वाला जो तबका है वो मुतासिर हो जाए। मैं उन गरीबों की बात कर रहा हूं। अभी जो ये सर पे ताज जमा रहे हैं, गरीबों की दुख में दुबले हुए जा रहे हैं, एहसास प्रोग्राम का जो जिक्र करते हैं, हुकूमत की अपनी फिगर्स देख लें, 121 अरब का वो दावा करते हैं और वो भी जिस तरीके से बांटे। आप जरा वो वीडियो क्लिप्स निकालें कि पूरे मुल्क में जब ये तकसीम कर रहे थे तो पैसों के साथ साथ वो कोरोना उन्होंने कितना तकसीम किया होगा, उसको जरा देख लें। 121 अरब अगर इसको दुरुस्त मान लें तो हुकूमत के अपने एदाद शुमार देख लें कि अमीर तबकात को जो उन्होंने रियायतें दी हैं 2 साल में 2122 अरब रुपए, सिर्फ ये जो साल गुजरा है इसमें 1300 अरब से ज्यादा उन्होंने दी है। ये जो बजट है इसके अंदर भी दी हैं। तो बातें जो है वो गरीबों के एहसास की हैं, लेकिन ख्याल उन्होंने रखा है उस अशराफिया का जिस पर इल्जाम लगाते हैं कि वो लॉकडाउन कर। ठीक है, मैं मजहर अब्बास साहब की तरफ जरा आता हूं। सोलंकी साहब जरा मजहर अब्बास साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। मजहर साहब, इस तमाम सूरत हाल पे बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है क्योंकि अब तो हम वो वक्त भी देख रहे हैं जब लोग कहते थे कि क्या आपके किसी दोस्त, अजीज, रिश्तेदार क्या वो कोरोना का शिकार हुआ। आज हम उनकी ये दुख भरी खबर भी सुनते हैं रोजाना के आए रोज कोई ना कोई अपने खालिक हकीकी से जा मिला। तो क्या अब जो जिम्मेदारी अवाम पर एक तरीके से डाली है हुकूमत ने कि वो मास्क का इस्तेमाल करें और अब इंतजामी जो स्टेप है वो लिया जाएगा, तो क्या अवाम भी बराबर की जिम्मेदार है? हुकूमत की जो मामलात हैं वो तो अपनी जगह के ऊपर है, अवाम का किरदार आपको लगता है कि वो भी शऊर उनमें पैदा हुआ और वो अब इस हद तक है कि वो इससे निपटने की सलाहियत रखते हैं? शुक्रिया फरीद। देखिए, सबसे पहले तो अवाम की तरफ से लापरवाही जो है उसका तो कोई भी एक्सक्यूज नहीं है। कोई भी हुकूमत, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर सकती अगर मैं खुद अपने रवैये में लापरवाह हूं। अगर मुझे खुद ही एहसास नहीं है कि इस वायरस से मुझे और मेरी फैमिली को कितना नुकसान पहुंच सकता है तो फिर मैं जाहिर है खुद जिम्मेदार तो हूं। लेकिन अगर हम इस वक्त फिगर्स उठा लें जो असद उमर साहब कह रहे हैं कि अगर सूरत हाल ऐसी ही रही जिस तरह इस वक्त है तो जुलाई के एंड तक ये फिगर 8 से 10 लाख हो जाएगी। हाफिज तारिक कह रहे हैं कि शायद इससे बहुत ज्यादा हो, 40 के करीब हो। चले इसके बीच का जो फिगर्स हैं, चले इसके बीच का कुछ रास्ता निकाल लेते हैं। आप 15 लाख ही कर लें अगर, तो मुझे बताएं कि फिर मईशत कैसे सर उठाएगी अगर 15 लाख के करीब फिगर्स होंगी और उसमें जाहिर है डेथ फिगर्स कितनी होंगी। और अगर आपने देखिए ये बहुत लाइटली ले रहे हैं WHO की वार्निंग को। WHO की वार्निंग का मतलब यह है कि अगर आप उसे फॉलो नहीं करते तो वो पूरी दुनिया को ये बताएंगे कि जी पाकिस्तान इस वक्त इज अ वेरी डेंजरस कंट्री। जब वो ये मैसेज दुनिया में जाएगा तो फिर आपके साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कौन करेगा? मजहर अब्बास साहब, लेकिन WHO की जो एडवाइजरीज है हम देख रहे हैं कि वो भी तो हर रोज तब्दील हो रही है। अब उन्होंने एक और जो बात कही है कि आपका जो एसिम्प्टोमेटिक है उसको ग्लव्स, उसको मास्क और इन चीजों की जरूरत नहीं है क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक अगर है तो उससे ये वायरस नहीं लग सकता। ये भी तो बड़ी एक कंफ्यूजिंग बात है WHO की तरफ से। देखिए, मैं आपको बताऊं, आप ये जो कहते हैं ना, हम सिर्फ ये कहते हैं कि जी मास्क पहनने सब सेफ हो जाएगा। ये नहीं बताते कि एक मास्क आप कितनी देर तक पहने, एक ग्लव्स आप कितनी देर तक पहने। अब जब हम इसके साथ अपनी मईशत को ओपन करते हैं ना, तो आप अगर फिगर उठा लें, इस वक्त भी जितने लोग हॉस्पिटल में हैं, आप जरा मालूम करके देख लें कि उनमें कितने लोग एलीट क्लास के हैं, कितने लोग मिडिल क्लास के हैं, कितने लोग लोअर मिडिल क्लास के हैं। तो आपको एलीट क्लास की फिगर वायरस इन्फेक्टेड कम नजर आएगी। और बाकी, और जब आप इस चीज को इतना ओपन करेंगे तो देखिए, एक गरीब आदमी, एक दिहाड़ीदार आदमी, वो 40-50 रुपए का मास्क हर वक्त नहीं पहन सकता। और वो अगर पहनेगा तो वो 3 दिन एक मास्क को पहना रहेगा। तो हमें इन चीजों का ये एहसास ही नहीं हो रहा कि इसको जब हम इसको इतनी तेजी से ओपन करने जा रहे हैं। देखिए, वो कंसर्न अपनी जगह बिल्कुल ठीक होगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है,
दुनिया में, अमेरिका में, मैं कल अपने एक दोस्त से बात कर रहा था तो उसने कहा कि हमारे यहाँ जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको तो वीकली $600 मिल रहे हैं। जी हाँ। मुर्तजा ज्यादा बेहतर बता सकेगा। और जो अगर वो मैरिड हैं तो उन्हें $1200 मिल रहे हैं, और अगर उनके बच्चे हैं तो उनको अलग मिल रहे हैं। तो उनकी सोशल सिक्योरिटी सिस्टम ऐसा है कि वो इन चीजों को अफोर्ड कर सकते हैं। और सर आपने इटली के अंदर उन्होंने डोर स्टेप के ऊपर पर पर्सन 2 मास्क उन्होंने पहुंचा दिए। अगर मैंडेटरी करार दिया है तो मास्क भी डोर स्टेप पे पहुंचाया गया। अगर आप कंसेंसस बनाते, अगर आप सारे सूबों को, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को साथ लेके चलते और इसे यूनियन काउंसिल के लेवल पर ले जाते तो एज ए नेशन आप बड़े स्ट्रांग उभरते। और यूनियन काउंसिल की, और जहां जहां जिस पार्टी की यूनियन काउंसिल है वो फिर जिम्मेदार होते हैं। अगर टाइगर फोर्स तो बनाई गई है वैसे। टाइगर फोर्स तो देखिए एक अलग चीज है, वो चीज है, मैं तो इसको इंतहाई संजीदगी से ये बात कह रहा हूं कि देखिए जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ेगी, वायरस फैलेगा तो वो और बढ़ेगी। तो लिहाजा वायरस को सबसे पहले रोकना बहुत जरूरी है। आपके इस तरह आपकी कौम में इतना जज्बा होता है कि आप देख लें कि 4 महीने में चाहे लॉकडाउन हो, चाहे स्मार्ट लॉकडाउन हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट हो, लोगों ने लोगों की मदद की है। और पाकिस्तान में 4 महीने में आप फिगर्स उठा के देख लें कि आपके इक़दाम की वजह से कोई भूखा मरा है या नहीं मरा, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। तो उसको और चैनलाइज कर सकते थे, लेकिन हम पॉलिटिक्स में चले गए। अभी भी पंजाब गवर्नमेंट ने, मैं आपको बता रहा हूं, पंजाब गवर्नमेंट ने अपना जहन बना लिया था कंप्लीट लॉकडाउन का। ये बात है। और ये बेसिकली इमरान खान साहब जैसे ही उनका विजिट हुआ है, क्योंकि ये बातें चल रही थी लॉकडाउन की, और खान साहब के विजिट के बाद एकदम जो दूसरे दिन जो उनकी आई है, प्रेशर आया, जो मीडिया से बातचीत हुई, उसके बाद ये डिसीजन उन्होंने फोर्स किया पंजाब गवर्नमेंट को, उन्होंने इन्फ्लुएंस किया पंजाब गवर्नमेंट को। वरना पहले भी जब सिंध ने लॉकडाउन किया था तो पंजाब ने उसे फॉलो किया था, केपी ने उसे फॉलो किया था, बलूचिस्तान ने उसे फॉलो किया था। और लॉकडाउन एक टेम्पररी फेज होता है, ये भी अपनी जगह ठीक है। सिंध में भी इसमें पीछे रहे कि लॉकडाउन के साथ आपने और इकदाम भी करने होते हैं, जो अनफॉर्चुनेटली ना सिंध ने किए ना दूसरी जगहों पे किए। ठीक है मजहर अब्बास साहब, एक कमर्शियल ब्रेक में लेनी, और आपने बड़ा जो नुक्ता उठाया है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है, ये जो लोकल गवर्नमेंट की सतह के ऊपर है। मैं हाफिज तारिक महमूद साहब से इस पर बात करूंगा ब्रेक के बाद, आने के बाद, कि अगर हम अपने इस लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को चैनलाइज कर देते और उसको सीरियस लेते, जो कि हमारे वजीर आजम साहब ने उसके ऊपर जो टाइगर फोर्स है उसको तरजीह दी है, और टाइगर फोर्स के जो किरदार के ऊपर वो आए रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, और उसके किरदार के ऊपर और उसकी जो इंप्लीमेंटेशन के ऊपर उसका रोल किस हद तक है, और क्या वाकई एक टाइगर फोर्स बना लेने से जो है ये यूनियन काउंसिल की सतह पर जो इकदाम करने थे इसने उसको ओवरकम किया है या उसका मुतबादिल है। एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आकर इस पर मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। तारिक महमूद साहब, ये जो बात मजहर अब्बास साहब ने कही ब्रेक पर जाने से पहले कि ये जो यूनियन काउंसिल की सतह के ऊपर अब तक इस चीज को नहीं किया गया, लोकल बॉडीज का सिस्टम आप देख लें, तमाम चीजें वैसी की वैसी हैं, डेवोल्यूशन ऑफ द पावर्स कुछ भी नहीं है, टाइगर फोर्स बना देना क्या वाकई इस मसले का हल था? देखें, पहली बात तो ये कि क्या टाइगर फोर्स जो है वो उस लोकल बॉडीज सिस्टम का मुतबादिल है जिसका जिक्र मजहर साहब कर रहे हैं। ये जब हुई तो आपने सुना होगा, यहाँ पे भी बहुत शोर मचा कि जी पंजाब के जो लोकल बॉडी सिस्टम है या केपीके का है उसको एक ऑर्डिनेंस के जरिए जो है वो किया जा सकता है। मुस्लिम लीग नून ने भी ये बात की। जहाँ पे ये एग्जिस्ट करता था, यानी सिंध के अंदर जहाँ पे ये लोकल बॉडीज़ के नुमाइंदे थे, वहाँ भी इसकी ट्रू स्पिरिट के अंदर काम नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने ये ज़रूर कहा कि लोकल बॉडीज़ के लोगों को हम यूनियन काउंसिल्स को, काउंसलर्स को साथ में इन्वॉल्व करेंगे, जो पैसों की डिस्ट्रीब्यूशन होगी या जो अनाज या दूसरी चीज़ें वो कह रहे थे कि हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो थ्रू यूसी चेयरमैन करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हुआ। इस सिस्टम को जितना मजबूत किया जा सकता था और जिस तरह से यूटिलाइज किया जा सकता था, क्योंकि एक इलाके का चेयरमैन या काउंसलर वो उसको ज़्यादा पता था कि कौन डिजर्विंग केस है, कहाँ कोई बीमार हो रहा है, किसको मदद की ज़रूरत है, फिर वो लोकली लोगों को इन्वॉल्व कर सकता था। वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, क्योंकि तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तो बड़े कॉन्फिडेंट है इस टाइगर फोर्स। प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मुख्तलिफ। पहली बात तो ये कि लफ्ज़ टाइगर इस्तेमाल करके और इस फोर्स का नाम टाइगर फोर्स करके उन्होंने पहले दिन से ही इसको कंट्रोवर्शियल कर दिया। अगर वो नेक नीयत होते और वो समझते कि मुल्क की सतह के ऊपर कोई एक ऐसी फोर्स
होनी चाहिए। वो कि मैं 100% इत्तेफाक करता हूं मजहर साहब की बात से कि जब आपके पास एक लोकल गवर्नमेंट का एक पूरा सिस्टम या नेटवर्क मौजूद था और जहां खत्म हुआ था वो भी रिसेंट पास के अंदर खत्म हुआ था, उसको आप यूटिलाइज कर सकते थे। उनकी रूट हैं लोगों के अंदर, वो उन्हीं लोगों के रिप्रेजेंटेटिव थे। उसके बदले अगर आपने कोई फोर्स बनानी थी तो कम से कम आप कोई उसके नाम से लेके और उसके जो TOR बनाते, जो SOP बनाते, उसके अंदर ही तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को या दूसरे सेटअप्स को उसके अंदर इन्वॉल्व कर लेते। आपने नाम रख दिया टाइगर फोर्स, पहले दिन से मुतनाज़ा हो गया। सिंध ने कहा जी हम इनको काम नहीं करने देंगे। टाइगर फोर्स का मतलब ये होगा कि जी आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को कह दिया कि जी आप ये काम करना शुरू कर दें। तो जिस चीज की ईंट ही आपने टेढ़ी रखी, बुनियादी टेढ़ी रखी, जिसकी क्लैरिटी नहीं है, खुद टाइगर फोर्स वालों से पूछ लें कि उन्होंने क्या काम करना है, कुछ नहीं पता। इमरान खान साहब कल कह रहे थे लाहौर में बैठ के जी मैं टाइगर फोर्स को कहूंगा कि वो अब उनका रोल ज्यादा बढ़ गया है, वो जाके लोगों को बताएंगे कि जी आपने मास्क पहनना है। अभी तक ये पता ही नहीं है कि भाई उन्होंने काम क्या करना है, अभी तक उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है सोसाइटी के अंदर। उसकी बुनियाद के ऊपर आप समझेंगे कि कोई आप कामयाबी हासिल कर लें। ये किसी अस्पताल के लिए आपने चंदा नहीं जमा करना है, किसी प्रोजेक्ट के लिए आपने फोर्स लगा के उसकी गार्ड ड्यूटी पे बंदे नहीं खड़े कर देना है, या उसकी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे देनी कि आपने लोगों को खाना पिलाना है, 2 घंटे का इवेंट है, खत्म हो जाए। ये एक लॉन्ग टर्म काम है, इसके लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी, लॉन्ग टर्म विजन की जरूरत थी, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं किया आपने। सोलंकी साहब, इंटरनेशनली क्या दुनिया के वो तरक्की याफ्ता ममालिक जो इस कोरोना से निमट रहे हैं और जिन्होंने इसके ऊपर काबू पाने के लिए कोशिशें भी की और काबू भी पा रहे हैं, क्या आप समझते हैं, जिस तरीके से मैं एक स्टेटमेंट सुन रहा था उस्मान डार साहब की, जो लाहौर में वज़ीर आज़म साहब का विजिट था, वो कहते हैं उस्मान डार साहब की जी दुनिया में वो ममालिक जो इससे निमट रहे हैं और जो कामयाबी उन्होंने हासिल की है, वॉलंटियर्स के बगैर ये कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती है, जिसको जस्टिफाइड उन्होंने इसी चीज के ऊपर किया। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इस चीज के मजीद कराऊंगा, लेकिन आपका शॉर्ट कमेंट चाहता हूं कि क्या वॉलंटियर फोर्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इस तरह के बहरानों से निमटने के लिए? उस्मान डार और इमरान खान की जो जमात है, उन्होंने अपनी एक ख्याली दुनिया तख्लीक की हुई है जिसका हकायक से कोई ताल्लुक नहीं है। बात सिर्फ तरक्की याफ्ता ममालिक की नहीं है। आप ये देख लें कि जो कम तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जो हमसे सिर्फ 35-40 साल पहले आजाद हुए, वियतनाम की मिसाल लें, 10 करोड़ की आबादी का मुल्क है और 75-76 तक जो है वो उसकी ईंट से ईंट बजा दी गई थी। उसकी जो जमीन थी वो बम मार मार के जो है वो वहां पर कोई चीज उगने वाली नहीं थी। और उसकी सरहद चीन के साथ मिलती है। आप ये देखें कि उन्होंने कोरोना का कैसे मुकाबला किया है, कि शुरू से ही उन्होंने किस तरीके से एक सिस्टम बनाया और आज जो है वो वियतनाम तकरीबन कोरोना फ्री है। फिर और चीजों को छोड़ दे, बांग्लादेश को देख लें जो हमसे अलग हुआ है कतर में, उन्होंने किस तरीके से इसको मैनेज किया है। और छोड़ लें जो वसीम अकरम प्लस का पंजाब और जो इंडियन पंजाब है उसके फिगर्स देख लें, तो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरीके से बात यह है कि इन्होंने इसके खतरे को समझा ही नहीं है कि किस तरह की जंग में हम आ गए हैं। मईशत का पहले ही सत्यानाश था, अब ये एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। और जो फिगर्स और जिस तरीके से ये डेवलप हो रहा है, उसके लिए जिस तरह की लीडरशिप की जरूरत थी वो यहां पर मौजूद नहीं है। आज मैंने सिर्फ आजाद कश्मीर और इस्लामाबाद के फिगर्स चेक किए हैं, तो मैंने अभी वो डाले भी हैं ऑनलाइन, तो आप हैरान हो जाएंगे कि फारूक हैदर जो है उसकी परफॉर्मेंस इमरान खान से कई 100 दफा बेहतर है। ठीक है, इस तरह सोलंकी साहब इसी चीज के ऊपर जो आप बात कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस के ऊपर, और यही वो बात है, परफॉर्मेंस को लेके, परफॉर्मेंस का ही सारा का सारा रोल है। हम ये देख रहे हैं कि जो इस वक्त कोरोना, उसकी फिगर्स और इस हुकूमत का जो बहरान हमने देखा, दवाओं का बहरान, आटे का बहरान, चीनी का बहरान, पेट्रोल का बहरान, हम इस वक्त जो है वो कोरोना ओवरऑल पूरी दुनिया का है, तो हमारे पास भी वो एक तरीके की बहरानी कैफियत ही है। हमारे पास लोकस्ट है, टिड्डी दल जो है उसके ऊपर हम निमट रहे हैं। फिर हमारा बढ़ता हुआ एक और हेल्थ का इशू जिसमें टाइफॉइड है, हमारा मलेरिया है, हमारा कोंगो है, हमारी दीगर जो चीजें वो तमाम की तमाम हेल्थ सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर बड़ा ये बर्डन बिल्डअप कर रही है। मजहर अब्बास साहब, इस सिचुएशन के अंदर क्या हुकूमत के पास, इस हुकूमत के पास आइंदा आने वाले बरसों में जो अब जो मजीद 3 साल इस हुकूमत के रह गए हैं,
क्या ये कोरोना की आड़ में और इस तमाम चीजों की आड़ में ही खुद को छुपाने की कोशिश करेंगे कि हम तो करना चाहते थे लेकिन हमें इन बहरानों का सामना करना पड़ा? देखिए, एक बात तो हकीकत है कि पाकिस्तान में 72 साल में किसी भी हुकूमत की प्रायोरिटीज में ना एजुकेशन रही है, ना सेहत रही है, ना पीने का साफ पानी रहा है, ना लोगों के लिए मकान मुहैया करना रहा है। यहाँ मैसिव करप्शन रही है हर फील्ड में, हर डिपार्टमेंट में, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। देखिए, अभी आपने टाइगर फोर्स की या वॉलंटियर फोर्स की बात की, मैं फिर वही बात करूंगा कि अगर अभी आप करेंगे क्या, आप इस टाइगर फोर्स को हवाले करेंगे उस इंतजामिया के जो इंतजामिया हमेशा से मुतनाज़ा रही है। सबको पता है कि इंतजामिया में जो अफसरान बैठे होते हैं उनके पेट भरे हुए होते हैं और वो किस तरीके से इस फंड को इस्तेमाल करते हैं। यूनियन काउंसिल भी कोई आइडियल नहीं होती, लेकिन अगर यूनियन काउंसिल का सिर्फ आपको फायदा ये होता कि आप काम डिस्ट्रीब्यूट कर देते दीगर जमातों के भी जिनकी यूनियन काउंसिल मौजूद हैं। अब कराची को अगर आप मेयर के हवाले कर देते कि आप मेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टू लुक आफ्टर कराची, तो वो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी को लेनी पड़ती तमाम तर, उसके बावजूद जिम्मेदार भी वही ठहराता। बिल्कुल इसी तरीके से उनके साथ आप अपने वॉलंटियर्स दे देते, दीगर यूनियन के काउंसिल के साथ आप अपने वॉलंटियर्स दे देते कि ये आपके लिए हम वॉलंटियर्स दे रहे हैं, इनसे आप काम लें या आपको काम करने के लिए तैयार होते हैं। तो एक कंसेंसस भी बनता, एक यूनानिमिटी भी बनती और फिर आप अगर जिम्मेदारी होती तो फिर सिर्फ वो तहरीक इंसाफ या मरकजी हुकूमत पे नहीं जाती, फिर उन यूनियन काउंसिल उन जमातों पर भी जाती। तो हमने काम डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, हमने फंड प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया और उसकी वजह से क्राइसिस बढ़ता चला गया। और इस वक्त हम एक ऐसी सिचुएशन में आके खड़े हो गए हैं कि जहां वायरस फैलता जा रहा है और हमारे पास उस वायरस को रोकने का कोई भी जरिया ऐसा नहीं है कि उस किसी तरीके से हम उस वायरस को रोक पाए। मजहर अब्बास साहब, इसके एडवर्स इफेक्ट, यानी अगर इतनी बड़ी तादाद है, वायरस फैल रहा है, वसीतर हो रहा है, हेल्थ केयर सिस्टम पे बर्डन बढ़ता चला जा रहा है, इकॉनमी हमारी जो है वो बिल्कुल डाउन प्ले हम कर रहे हैं उसको, कोई हमारे पास पॉजिटिविटी उसमें नहीं है। इसके आफ्टर इफेक्ट्स आने वाले दिनों में, आने वाले 6 माह, आने वाला साल हमारे मुल्क के लिए आप कैसा देख रहे हैं और इसको किस तरीके से हम कोप अप करें? फिर देखिए, बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। आपके यहाँ अगर ये वायरस इसी तरह फैलता रहा तो मईशत उसी तरह बैठती रहेगी। आपके यहाँ मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट होगी, आपके यहाँ मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से आपके यहाँ क्राइम रेट ऊपर जाएगा, आपके यहाँ स्ट्रीट क्राइम बेइंतहा बढ़ जाएगा और बढ़ रहा है। तो आपके लिए किसी भी चीज को बीट करने के वो चैलेंजेस आपके सामने नहीं है। जो पॉलिसीज सामने आ रही हैं वो पॉलिसीज ड्राइंग रूम्स में बैठ के बनाई जा रही हैं। अगर यही लीडर्स राजा बाजार, एम्प्रेस मार्केट, अनारकली, इन बाजारों में जाएं तो इन्हें अंदाजा होगा कि कितनी एसओपीज को फॉलो किया जा रहा है, कितना नहीं फॉलो किया जा रहा। तो आपने सबसे पहले इकदाम के तौर पे आपने इकदाम ये करने कि इस वायरस का असरात को कम से कम करें। जब आप वायरस के असरात कम करेंगे तो फिर आप एम्प्लॉयमेंट की तरफ भी जा सकते हैं, फिर आप ओपननेस की तरफ भी जा सकते हैं। और अगर ये वायरस फैलता रहा तो आप जितने भी मार्केट खोल दें, इस वायरस के नतीजे में आपकी मईशत बैठ जाएगी। तो आपको मईशत को अगर बचाना है तो वायरस को भगाना होगा। ठीक है, मैं हाफिज अली मोहर साहब इसी बात के ऊपर जो मजहर अब्बास साहब कर रहे हैं, मेरा भी यही कंसर्न है कि आपका ये जो फिगर्स आ रही हैं इसी तरीके से आप चीज़ों को खुला भी रखना चाहते हैं, मईशत भी चलाना चाहते हैं, लोगों को बचाना भी चाहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार के नए मौकों के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या कोई सोल्यूशन आप देख रहे हैं हुकूमत का? नहीं, देखें, आप स्टेट बैंक की रिपोर्ट देख लें। स्टेट बैंक ने जो बजट से पहले रिपोर्ट दी उसमें उन्होंने कहा कि जी मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं वो बैंक करप्ट हो जाएंगी। जो रुपया है वो इसके ऊपर भी शायद मुस्तहकम ना रह सके, 165 के पास और डीवैल्यू हो जाएगा। वो ये कहते हैं कि इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा बैंकिंग सेक्टर के ऊपर भी, क्योंकि जब कंपनीज बैंक करप्ट होंगी, डिफ़ॉल्ट कर जाएंगी। स्टेट बैंक की रिपोर्ट में है कि जी अनएम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ जाएगी। असद उमर साहब खुद ये कहते हैं कि जी अगर ये सूरत हाल रहती है तो कोई अप्रॉक्सीमेटली 1.5 करोड़ के करीब लोग हैं जो कि बेरोज़गार हो जाएंगे। पॉवर्टी लाइन जो आपकी पहले आप कह रहे थे कि जी 25% है, आप ये देख लीजिएगा कि IMF के प्रोग्राम जब शुरू हुआ था उसी वक्त लोग कंपैरिजन कर रहे थे उसके इजिप्ट के प्रोग्राम के साथ कि जब ये प्रोग्राम ख़त्म होगा तो हम 40 to 50% जो है वो पॉवर्टी लाइन की तरफ चले जाएंगे, यानी हाफ ऑफ योर पॉपुलेशन, नियर टू हाफ। ये अगर यही सूरत हाल रहती है तो आपकी पॉवर्टी लाइन भी तकरीबन 10 करोड़ के पास होगी, यानी 45 से 50% लोग आपके पॉवर्टी लाइन से नीचे चले जाएंगे। जिस तरफ मदर साहब ने इशारा किया 100% दुरुस्त बात है।
आपका हेल्थ केयर सिस्टम जब बोझ नहीं उठा सकेगा, जब पेशेंट लेके आप हॉस्पिटल्स में खड़े हुए होंगे, जब वेंटिलेटर्स अवेलेबल नहीं होंगे, जब ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल नहीं होंगे, जब मेडिसिन अवेलेबल नहीं होंगी, बेड अवेलेबल नहीं होंगे, तो क्या होगा? आप सर फाड़ेंगे। और हो रहा है, वो डॉक्टर्स के ऊपर आप हमले कर रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ के ऊपर हमले कर रहे हैं, सोशल अनरेस्ट बढ़ेगा। आपके पास जो है, जो आपका एजुकेशन सिस्टम है, वो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उसका हाल दगरगू हो चुका हमारे है। पास कोई ना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। दुनिया के बड़े बड़े ममालिक ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से और चीज़ों पे परेशान है। हम तो उसकी अलिफ बे पे भी हम शुरू नहीं कर पाए हैं। आपका एजुकेशन सिस्टम कहीं नहीं सर्वाइव करता नजर आता, आपका हेल्थ सिस्टम सर्वाइव करता नहीं नजर आता। कारोबार की पोजीशन ये है कि मार्च में कोरोना शुरू हुआ, उससे पहले हमारी इकोनॉमी कहां खड़ी हुई थी? वो कारोबार तबाही के दहाने पे है, वो बेरोजगारी है, सोशल अनरेस्ट है, लोगों की जो है, जो क्राइम रेट है वो बढ़ना है। तो होगा ये कि आप और मैं जब बाहर निकलेंगे तो लोग आपके जिस्म के ऊपर कपड़े भी नहीं छोड़ेंगे, आपके जो है ना जो गाड़ियां हैं वो भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि भूख जो है वो मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है। वो भूख तहजीब के सांचे में जो है ना वो नहीं ढल सकती। तो यही होगा। आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? आपने ये समझा कि जी हम ये शायद कोई पॉपुलिस्ट किस्म के डिसीजन ले लेंगे, लोगों को कहेंगे जी आपका कारोबार खुल जाएगा। लोग पेट से सोचते हैं, लोग समझेंगे जी हुकूमत बड़ी अच्छी है हमारा। भाई लोग जिंदा बचेंगे तो कारोबार करेंगे, लोगों की बाइंग कैपेसिटी होगी तो कोई चीज खरीदेगा। यहाँ पे लोग जो है लेकिन ये तो उनको एहसास प्रोग्राम से लिंक कर देते हैं ना। एहसास प्रोग्राम कि हमने 12,000 रुपए दे दिए, दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट 12,000 रुपए प्रोग्राम। भी क्या हुए हैं? वो BISP का कौन सा फंड था? वो कितने महीने के पैसे थे? आपने उसमें ऐड कितना किया? क्या चीजें की? आपने कोई एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी नहीं बनाई। आप फैक्ट्रीज के अंदर आपके पास डेटा होना चाहिए था कि कितने लोग हैं, कितने एम्प्लॉइज हैं। आप लोगों को एक एक आदमी को खड़ा करके लाइन में पैसे देने के बजाय आप उन फैक्ट्रीज की मदद करते कि जनाब ये आपके इतने एम्प्लॉई हैं, ये लीजिए 2 महीने की तनख्वाह, 3 महीने की तनख्वाह, आप काम कीजिए। फैक्ट्रीज के कोई SOP बनाते, कोई बिजनेस SOP बनते। लोग बचेंगे तो कारोबार होगा, लोग नहीं बचेंगे तो नतीजा सिवाय तबाही के और कुछ भी नहीं होगा। ना मईशत उठ सकेगी। और ये अल्टीमेटली जो आप कह रहे थे ना कि एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, आप अपनी पॉलिटिक्स बचाने के लिए आपने ये इस किस्म की पॉपुलिस्ट बातें की। ना आपकी पॉलिटिक्स बचेगी, ना आपकी मईशत बचेगी, ना आपकी सोसाइटी बचेगी, कुछ भी नहीं बचेगा। सिवाय तबाही के कुछ हासिल नहीं होगा, हम सिर्फ लकीर पीटेंगे। मुर्तजा असलगी साहब, कोई आपके पास कोई ऐसी चीज, कोई सोल्यूशन जो आप देख सकते हो कि अगर ये स्टेप्स ले लिए जाएं तो जिस अलार्मिंग सिचुएशन को या जिन एडवर्स इफेक्ट को हाफिज तारिक महमूद साहब ने जो पॉइंट आउट किया, मजहर अब्बास साहब ने पॉइंट आउट किया, क्या हम इससे बच सकते हैं? कोई सोल्यूशन है हमारे पास? देखिए, हम कितने भी तबाही के दहाने पर हों, हमेशा उससे पलटने के रास्ते हमेशा बंद नहीं होते। लेकिन उसके लिए जरूरत है एक कौमी एक बयानिए की, कि लोग इस मुसीबत का इदराक तो करें कि हम मुसीबत में हैं। यहां तो इदराक तक नहीं है। हर वो कोशिश जिसके नतीजे में कोई कौमी सोच मुमकिन हो सकती थी, उसको हमारे हुक्मरान उसको सबोताज कर रहे हैं। लेकिन इंतजामिया की हरकत में आने की जो बात तो की है कि अब एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्टेप्स लिए जाएंगे, यकीनन उसको कानून के दायरे में लाके उसको कंटेन करने के हवाले से जो स्टेप लिया गया, उससे आप मुत्तफिक नहीं है सोलंकी साहब? देखिए, बात यह है कि सिर्फ इंतजामी इकदामात से आप मसाइल को हल नहीं कर सकते। इंतजामी इकदामात ठीक हैं, लेकिन उसके साथ आपकी जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी है वो कंपोनेंट कहां पर है? आपको एक पूरे कौम के तौर पर इसको लड़ने के लिए जिस रिजाल्व की, जिस अज़्म की जरूरत है, उसके लिए कोशिशें किधर है? वो तो मौजूद ही नहीं है। ये इमरान खान साहब नहीं थे जो कि कुछ अरसा पहले जब सिंध में लॉकडाउन हुआ तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेशनल टीवी पे कहा कि लोगों को डंडे के साथ जो है वो आप लॉकडाउन नहीं करा सकते और ये इस तरह से नहीं हो सकता। उनके जो, माफ कीजिए, जो तर्जुमान है शहबाज गिल, उन्होंने नहीं कहा कि जी ये कॉलोनियल मेंटालिटी है कि लोगों को आप ताकत के साथ समझा वो करेंगे। तो ये सारी चीजें मौजूद हैं। जब तक तमाम जो पीसेस ऑफ द पजल जो है वो नहीं होंगे तो तस्वीर मुकम्मल नहीं होगी। ठीक है, जब आप इंतजामी इकदामात वही होंगे कि पुलिस जिस तरीके से पैसे लेके चंद दुकानों को खुला रख रही थी, चंद को बंद रख रही थी। ये इंतजामी इकदामात वही होंगे कि ट्रैफिक वाला आपको रोकेगा, 100 रुपए का चालान बनता है तो 50 रुपए लेके आपको छोड़ देगा। ये इंतजामी इकदामात वही होंगे कि जिन फैक्ट्रीज के अंदर SOP की वायलेशन हो रही होगी वहां पे आप पैसे देंगे जो ठीक है चीजें चल पड़ेंगी, पैसे नहीं देंगे तो ताले लग जाएंगे। इस किस्म के एडहॉकिज्म की बुनियाद के ऊपर जो है ना वो जो कौमें हैं ना वो तरक्की, सिर्फ ये है कि नेशनल नैरेटिव बने जिस तरह
हाफिज साहब अभी आपने देखा कि बजट में उन्होंने सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए कोई इजाफा नहीं किया। तो अब आप जो बता रहे हैं कि जब लोगों के पास खाने के पैसे नहीं होंगे तो यही मुलाजमीन वही करेंगे ना जो आप बता रहे हैं। ठीक बात, दुरुस्त बात है। और उसके बाद मजहर अब्बास साहब, वेरी लास्ट कमेंट फ्रॉम योर साइड सर, एनी सोल्यूशन आपकी नजर में सर कि इस वक्त भी कुछ ऐसा अगर हुकूमत कर ले, कुछ सजेशन चली जाए, कुछ अगर वो होश के नाखून ले लें, क्या ऐसे स्टेप्स लें कि इन चैलेंजेस से हम निमट भी लें और मईशत भी चलती रहे हमारी? देखिए, हुकूमत तो ये पैगाम दे रही है कि पुरानी तनख्वाह पे काम करो। आप सरकारी मुलाजमीन के लिए उन्होंने यही कहा ना कि पुरानी तनख्वाह पे काम करें, पेंशनर के लिए भी यही कहा। देखिए, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। आप अगर इमरान खान साहब कुछ अरसे के लिए, 2-3 हफ्ते के लिए अपनी अना को लॉकडाउन कर दें, अपने कुछ तर्जमानों को लॉकडाउन कर दें और पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम लीडरशिप को, कोई नहीं कह रहा कि आप उन पे मुकदमात तब्दील करें, आप अपना रवैया उनके हवाले से तब्दील करें, अपना बयानिया उनके हवाले से तब्दील करें। मजहर साहब, लॉकडाउन ना करें, चले क्वारंटाइन ही कर लें कुछ दिनों के लिए, क्वारंटाइन कर लें। कम से कम अगर पाकिस्तान की आप पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ नहीं बैठना चाहते तो इमरान खान इस चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर के साथ मिलकर एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, एक पूरे पाकिस्तान को मैसेज दें कि जी हम जो है, हमने अपने अपने तरीके से कोशिश की, अब हम मुश्तरका तरीके से कोशिश करेंगे कि इस चीज को रोका जाए। तो एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज जाएगा। वो तो और बड़ी बात होगी कि अगर इमरान खान, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, सिराजुल्लाह, ये सारे लीडरशिप बैठ के एक मुश्तरका तौर पे एक बयान जारी करती है, मुश्तरका तौर पे हर सूबे में जाके ये पैगाम देते हैं, वो तो एक बड़ी आइडियल सिचुएशन है। लेकिन कम से कम वो अपने साथ चारों चीफ मिनिस्टर्स को लेके ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और एक यक ज़बान होकर बात करें, तो लोगों में एक मोटिवेशन आती है, लोग फिर सुनते भी हैं आपकी बात। वेरी राइट मजहर अब्बास साहब, ऑन दिस नोट बहुत शुक्रिया आपका सर, आपका शुक्रिया अदा करूंगा बिकॉज द टाइम इज अप, हमें क्लोज करना होगा। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि जो कौमी हमांगी है उसको बरकरार रखना होगा, हमें एक नेशन के तौर पे चलना होगा और इस वक्त हुकूमत को तमाम तर सियासत से बालातर होकर कौम का सोचना होगा, मुल्क का सोचना होगा और मईशत का। अगर इतना ही है तो उस मईशत के बारे में अपने इक़दामात को दुरुस्त समत में आगे लेकर चलना होगा। हाफिज तारिक महमूद साहब आपका बहुत शुक्रिया, मजहर अब्बास साहब थैंक यू सो मच, मुर्तज़ा असलंगी साहब आपका बहुत शुक्रिया। फरीद रईस को इजाजत दीजिए, अल्लाह।